10वीं के विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आगे बढ़ते हुए हम त्रिभुज के तीसरे प्रमेय समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रमेय पढ़ने से पहले समरूपता की कसौटी को पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आगे के प्रमेय को समझने में हमें आसानी होने वाली है। समरूपता की कसौटी। बच्चों, हमारे छात्र जो हैं हर परिस्थिति को मात देना जानते हैं। हमारे छात्र हर परिस्थिति को मात देना जानते हैं। चलो भूमिति को थोड़ा सा रंगीन बनाते हैं। अपनी नोटबुक को थोड़ा सा रंगों से सजाओ और ज्योमिति को अपने मन से अच्छे से समझ के आगे बढ़ाओ। तो अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं समरूपता की कसौटी की। समरूपता की कसौटी, समरूपता यानी एक रूप जैसा दिखने वाला आकार। तो हम यहाँ और आकार की बात ना करके सिर्फ त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो त्रिभुज का आकार एक जैसा दिखे और उनका माप भी समान हो, ऐसा जरूरी नहीं है। सर्वांग समता में ये जरूरी होता है। सर्वांग समता यानी कि सर्व अंग समान। यहाँ सर्वांग यानी कि उनके अगर तीनों कोण सर्वांग सम होंगे, तीनों संगत भुजाएं सर्वांग सम होंगी, तो हम कहेंगे वो सर्वांग सम है। लेकिन समरूपता में वो दिखेंगे एक जैसे, लेकिन उनके आकार में परिवर्तन होगा। लेकिन आकार का परिवर्तन होने का मतलब भी ये होता है कि उनका अनुपात में होगा। एक का 2 गुना, जैसे हम कहते हैं ये इसका 2 गुना ज़्यादा है, ये इसका 5 गुना ज़्यादा है, तो हम गुना यानी कि अनुपात उसका व्यक्त करते हैं। तो दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? हम जानते हैं कि दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब उनके संगत कोण सर्वांग सम हो और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समानुपात में हो। और दो त्रिभुजों की जो समरूपता है किसी एक एकेकी संगत के अनुसार। त्रिभुज की एकेकी संगत को हम 6 तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें वो डिस्कस नहीं करूँ। किसी एक एकेकी संगत के अनुसार हम किसी त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो बच्चों, कसौटी क्या होती है? 3 संगत भुजाओं का अनुपात समान पात में हो और 3 संगत कोण सर्वांग सम हो। जब 6 जानकारी है, अब इस 6 जानकारी में से किसी 3 विशिष्ट शर्त के अनुसार अगर जानकारी हमें मिल जाती है तो हम कहेंगे कि यह दोनों त्रिभुज समरूप होंगे उस शर्त के अनुसार। वही शर्त है, उसी शर्त को हम कसौटी कहते हैं। तो समरूपता की 3 कसौटी है। पहली कसौटी को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पहली कसौटी है भुजा भुजा भुजा। जब भुजा भुजा यानी कि 3 भुजाओं का अनुपात हमें ज्ञात करना है। 3 भुजाओं का माप हमें दिया है। अगर 3 भुजाओं का माप दिया है तो हम एक एक करके उनका अनुपात निकालेंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल से ले लिया है कि इसका भुजा का माप 2 है, इसका 6, यहाँ 5, यहाँ 15, यहाँ 4, यहाँ 12। तो प्रत्येक का अगर हम अनुपात निकालते हैं तो 1/3 1/3 आता है। यानी कि तीनों भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात, यानी इस भुजा की संगत भुजा PQ है, BC की संगत भुजा QR है, AC की संगत भुजा PR है और BC की संगत भुजा QR है। ये संगत भुजाएं दी हैं और उन संगत भुजाओं का अनुपात समान कितना आया हमने निकाला? 1/3 आया है। ये हमें जानकारी दी है। जब हम तीनों भुजाओं का अनुपात अगर समान आता है तो हम कहेंगे इस एकेकी संगत के अनुसार हम एकेकी संगत फिक्स करेंगे। AB भुजा पहले देख लिया हमने, AB PQ। तो पहली ही भुजा से A की संगति P के साथ, B की संगति Q के साथ, तो तीसरा बचा कौन? तीसरा C बचा, तो C की संगति R के साथ हो जाएगी। इस तरह से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR होगा। एकेकी संगत भी हम चाहे यहाँ लिख देंगे। कौन से? त्रिभुज ABC की एकेकी संगत त्रिभुज PQR। और इस संगति के अनुसार इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। कौन सी कसौटी के अनुसार? भुजा भुजा भुजा। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है एकेकी संगति को बताना। नहीं तो कभी कभी हमारे ये रेखाखंड यानी कि भुजाओं का नाम बदल सकता है। तो एकेकी संगत के अनुसार बताना अनिवार्य होगा। दूसरे की तरफ हम पहुंचते हैं। दूसरा हमारी कसौटी है को कसौटी। को कसौटी, यहाँ पे भी मैंने एक एग्जांपल लिया है। इस कोण का माप यहाँ दिखाया 90, इस कोण का माप दिखाया है यहाँ पर लंब यानी कि 90, और इस कोण का माप है 25, इसका माप है 25।
तीसरा नहीं दिया है, लेकिन बच्चों हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। अगर एक 90 है, एक 25 है, दोनों को जोड़ के 180 में से हम लोग घटा दें तो हमें मिलेगा 65, यानी कि इसका माप कितना होगा 65। त्रिभुज का तीसरा कोण 2 दिया है तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे अपनी जानकारी को, कोण n बराबर कोण t है, कितना है 90। कोण m बराबर कोण यस है कितना है 25। इसलिए कोण l बराबर होगा कोण r के, कितना होगा 65। क्यों होगा? त्रिभुज का तीसरा कोण। अब जैसे कोण हमारे दिए हैं, उसी कोण के शीर्ष बिंदु की ही एकेकी संगत हम लिखेंगे, यानी कि एकेकी संगत किसके साथ हो गई टी की, यानी कि एकेकी संगत किसके साथ हो गई टी की। उसी तरह यम की एकेकी संगत किसके साथ हो गई यस के साथ, एकेकी संगत यस के साथ, और यल की एकेकी संगत आर के साथ। तो कौन सा त्रिभुज हमारा बना? त्रिभुज एन यम यल और त्रिभुज टी एस आर क्या हो गए? समरूप हो गए। कैसे? को कसौटी के अनुसार। हम इनकी भी एकेकी संगत लिख लेंगे। त्रिभुज एन यम यल की संगति होगी त्रिभुज टी एस आर के अनुसार, और इस एकेकी संगत के अनुसार त्रिभुज एन यम यल समरूप त्रिभुज टी एस आर कौन सी कसौटी? को कसौटी। तो ये हमारी समरूपता की दूसरी कसौटी। तीसरी कसौटी को जानते हैं। तीसरी कसौटी है भू को भू। अच्छा, यहाँ कैसे? त्रिभुज का नाम हम ले लेते हैं, ए बी सी यम एन टी। हमने नाम ले लिया त्रिभुज का। यहाँ क्या दी है जानकारी। यहाँ पे समझो ये 6 दिया है और ये 3 दिया है, यहाँ 6 है और यहाँ 3 है, ये 10 है और ये समझो 5 है। उदाहरण के साथ समझा देते हैं ताकि मतलब अर्थात ये दिया है कि हम इनका अनुपात निकालेंगे। हम एक एक करके अनुपात निकालते हैं। तो ए बी बटे यम एन ए बी का माप 6 है और यम एन का माप 3 है, तो इसका अनुपात हुआ 2/1। उसी तरह से दूसरा अनुपात निकालेंगे हम, सी बी बटे टी एन। सी बी का माप कितना है 10 और इसका माप है 5, कितना आ गया 2/1। दोनों का अनुपात समान है। और इस कोण का माप दिया है 40। इस कोण का माप दिया है 40। तो ये कोण अगर 40 दिया है, इसका मतलब हम लिखेंगे कोण बी बराबर है कोण एन के, कितना है 40। यहाँ पे हमें 3 जानकारी दी है। यहाँ पे भी हमें 3 जानकारी। 2 संगत भुजाओं का अनुपात समान है और एक संगत कोण जो दोनों भुजा में समाविष्ट है, यानी जो दोनों भुजा हमारी समानुपात में है उसी से बनने वाला कोण भी सर्वांग सम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भू को भू इसी लाइन में, इसी क्रम में आना चाहिए, यानी कि जो भुजा समानुपात में है उसी में बनने वाला कोण सर्वांग सम हो तो हम कहेंगे भू को भू कसौटी के अनुसार यह त्रिभुज समरूप होगा। अब एक एक की संगत निश्चित कर लेते हैं। कौन सा है? ए बी। तो ए बी पहले लिखा है, तो यानी ए की एक एक की संगत किसके साथ हो गई? यम के। और बी की एक एक की संगत किसके साथ हो गई? यन के। और लास्ट कौन बचा? ए बी हो गया, यम एन हो गया, तो सी की एक एक की संगत हो गई टी। तो उसी तरह से त्रिभुज का नाम हम लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी एक एक ही संगत त्रिभुज यम एन टी। कौन सा कोण है? बी और एन, बीच में आ गया, यानी इनकी कोण। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज यम एन टी। बच्चों, हमने ये त्रिभुज की तीसरी कसौटी पढ़ ली। तीसरी भू को भू कसौटी। अब ये तीनों कसौटी
हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि ये तीनों कसौटी कैसे हम निश्चित करेंगे, और तीनों कसौटी के लिए सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट है एकेकी संगत बच्चों। तो फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इसको। हमारी पहली कसौटी है समरूपता की, भू 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 यानी तीनों भुजाओं का अनुपात समान हो तो किसी निश्चित एकेकी संगत के अनुसार त्रिभुज समरूप होंगे। अगर तीनों भुजाएं समानुपात में होंगी तो भुजा 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 के अनुसार ये त्रिभुज समरूप होंगे। को कसौटी, कोई दो कोण त्रिभुज का दिया है और दो कोण दिया है, उनके संगत कोण सर्वांग सम है तो त्रिभुज का तीसरा कोण अपने आप सर्वांग सम हो जाता है। तो कोण के शीर्ष बिंदु की एकेकी संगत को निश्चित करते हुए त्रिभुज की एक निश्चित एकेकी संगत होगी और उसी संगति के अनुसार ये त्रिभुज समरूप होंगे। तीसरा है हमारा भुजा कोण भुजा। फिर से एक बार हम देख लेते हैं, भुजा कोण भुजा, तो भुजाओं का अनुपात समानुपात होगा यानी उनका अनुपात बराबर होगा और उन्हीं दोनों भुजा में समाविष्ट कोण सर्वांग सम होंगे। तब हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज भू को भू के अनुसार समरूप है। तो मेरे ख्याल से आपको त्रिभुज की तीनों कसौटियाँ अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और ये तीनों कसौटी को आप फटाफट थोड़ा सा रिवाइज करते जाइए, क्योंकि जैसे ही आपको ये कसौटी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी तो अगला जो हमारा प्रमेय है वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा